नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाभान्वित करने वाली विभिन्न जानकारियों से सजा सवरा है आज का हमारा ये अंक। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो इस मौसम को देखते हुए जो संभावित परेशानियां आपको हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं ताकि होने वाले नुकसान से बचा जा सके, ऐसी ही तमाम जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम तैयार, नए बाग लगाने की तैयारी, मूंगफली की उन्नत किस्में, कपास की खेती, पशुओं में अच्छे प्रजनन के लिए सलाह। मध्य प्रदेश जल्दी ही पूरे देश में जैविक बीज की मांग पूरी करने में सक्षम बन जाएगा। इसके लिए जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैविक बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के 8 कृषि प्रक्षेत्र और मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के 2 प्रक्षेत्र को चुना गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के निर्देश दिए। इससे जैविक किसानों को उनके उत्पादों का प्रमाणीकरण करवाने में आसानी होगी। बैठक में बताया गया कि अब तक जैविक खेती करने वाले 26,000 से ज्यादा किसान का पंजीयन किया गया है और प्रक्रिया अभी जारी है। इन किसानों का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। विगत 2 दशक में प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सभी मुख्य फसलों, विशेष रूप से गेहूं, सोयाबीन, मक्का और अरहर के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने 25 मई से 15 जून 2015 तक होने वाले कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को वैज्ञानिक परामर्श का संपूर्ण पैकेज बनाने के निर्देश दिए। उद्यानिकी के क्षेत्र में अपूर्व संभावनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों के बीच उद्यानिकी फसलों के बारे में परामर्श देने की श्रृंखला की शुरुआत करवाने को कहा। किसान मित्रों और किसान दीदी को सरकार और किसानों के बीच संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि इनका उपयोग किसानों को परामर्श देने के लिए किया जाना चाहिए। नए फलोद्यान लगाने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय फलों के पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे तैयार किए गए हैं, उनमें बारिश शुरू होते ही पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए गड्ढों में 20 किलो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 किलो हड्डी का चूरा और 20 ग्राम थीमेट से गड्ढे भर दें और वर्षा शुरू होते ही फल वृक्षों के पौधे जैसे आम, अमरूद, जामुन, चीकू, संतरा, अनार, केला, पपीता, कटहल, नींबू आदि लगाएं। अगर समय से वर्षा नहीं होती है या कम वर्षा होती है तो सिंचाई की व्यवस्था करें। मूंगफली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत जाति के स्वस्थ बीज और पौध संख्या का बड़ा महत्व होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 100 से 120 ग्राम दाने पर्याप्त होते हैं। प्रति हेक्टेयर 3,33,000 के लगभग पौध संख्या प्रति हेक्टेयर अच्छा उत्पादन देती है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में JL24, SB11, जूनागढ़ 11, AKK 1224, गंगापुरी, ज्योति, GG3, JGN3 सर्वाधिक प्रचलित किस्में हैं। इन किस्मों को बीजोपचार के बाद बुआई कर उचित देखभाल के साथ अगर किसान भाई फसल को रोग एवं कीटों से सुरक्षा देकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कपास की तैयारी अब पूरे जोर शोरों पर है। इस समय खेत का पलेवा करके खेत की अच्छे से जुताई करें और समय पर आपको कोई परेशानी न हो, इसके लिए खाद व बीज की व्यवस्था पहले से कर लें। अगर किसी किसान भाई के पास बीज रखा है तो उसको बुआई से पहले अंकुरण प्रतिशत जरूर जांच ले। बीज को खरीदते समय ध्यान रखें कि जो बीज आप बुआई के लिए खरीद रहे हैं वो उस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सके। बीज को खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लेवें और बीज के बिल के ऊपर लॉट नंबर और बैच नंबर लिखवाएं और खाली थैलियों को भी संभाल कर रखें। अच्छे पशु व अच्छा दूध उत्पादन तभी हो सकता है जब आप अच्छे पशु से सही ढंग से व सही नस्ल से पशु को गर्भित कराएं। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखें। पशु के खान पान का सही ध्यान रखें। पशु के तरुणावस्था की उम्र के बजाय उसके तरुणावस्था के भार पर ध्यान दें। पशु को ब्याने के 40 से 60 दिन के अंतर पर गाभिन कराएं। समय समय पर पशु के गर्भाधारण की जांच कराएं। मध्यकाल की पहचान कर मध्यकाल शुरू होने के 12 घंटे बाद पशु को गर्भित कराना चाहिए। गाय से प्रतिवर्ष व भैंस से 13-14 महीने में एक बच्चा लेवें।
प्रत्येक पशु का प्रजनन संबंधित रिकॉर्ड रखें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराएं। किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि गर्मियों के मौसम में फलों और सब्जियों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है और यदि आपने भी इनके पौधे लगाए हैं तो आपको भी इनकी उचित देखभाल की ज़रूरत होगी। तो इनकी देखभाल के लिए पानी और उर्वरक का सही प्रबंधन कैसे करें और कौन कौन से सामयिक कार्य आपको करने चाहिए, ये सब जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर V.K. सिंह जी। आम, अमरूद, करौंदा, फालसा, बेर, जामुन को यदि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में या उत्तर भारत, मध्य भारत में यदि हम उगाते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम भूमि की बात करते हैं, उद्यान के लिए भूमि एक आधार होती है। भूमि का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। भूमि का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए तथा भूमि बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों को हमेशा जो उचित जल निकास वाली और अच्छी मिट्टी, उर्वरक जो क्षमता अधिक हो उसकी चुनाव करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं स्थिति की, कभी भी जो बाग नए स्थापित करें, किसान भाइयों को जो जंगल से दूर लगाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जंगली जानवरों का प्रकोप काफ़ी रहता है और स्थापित बाग को काफ़ी हानि पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात है सिंचाई एवं जल निकास का उचित प्रबंध। किसान भाइयों को जब भी नए बाग स्थापित करें तो वहाँ पे जल निकास की और सिंचाई के उचित साधन के बारे में पहले सोच लें, क्योंकि जब सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था, साथ ही साथ जो जल है उसकी क्षारीयपन, उसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। नहीं तो बाग जो है स्थापित करने में काफ़ी समस्या आती है और बाग फेल हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, अगला बिंदु है मजदूरों की उपलब्धता। बाग को स्थापित करने में शुरुआती अवस्था में काफ़ी मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे सस्ते और अधिक मात्रा में मजदूर उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ हमें यातायात एवं बाजार की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको सोचना चाहिए किसान भाइयों को। कभी भी बाग हम जब लगाएं तो वह शहर के पास हों और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हों, सड़क, रेल इत्यादि, ताकि अपने उत्पाद जो आम, अमरूद के हैं बेचने में किसान भाइयों को काफ़ी सुविधा हो। अब बात आती है रेखांकन की। जब भी हमें किसी भी बाग को लगाते हैं सबसे पहले स्थान में हमें रेखांकन करने के लिए किसान भाइयों को जो विधियां हैं, जैसे त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, यदि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कंटूर पद्धति, इन सब को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अपने बाग का रेखांकन करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वर्गाकार विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत कि जो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी समान होती है और इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है।
किसान भाइयों को इस रेखांकन वाले बिंदु पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आती है किस समय में गड्ढे की खुदाई करें और भराई कैसे करें। किसान भाइयों को लिए नए बाग स्थापित करने के लिए मई का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वर्षा होने से लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व किसान भाइयों को उचित मात्रा में उचित स्थान पे निश्चित दूरी पे गड्ढे खोदने चाहिए। जैसे बड़े पौधे जैसे आम है, कटहल है, लीची है, इसके लिए हमें गड्ढे का आकार जो है 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। यदि छोटे पौधे हैं जैसे करौंदा है, अनार है, इनके लिए हमें 60 × 60 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पे गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढे खोदने के बाद फिर गड्ढे की भराई का बात आती है, तो इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन तक गड्ढे को खुला छोड़ दें, ताकि इस समय गर्मी के समय में तेज़ धूप पड़ती है और जो उसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं वह मर जाएं। उसके बाद फिर गड्ढे की भराई जब हम करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद को मिट्टी में मिला करके, थोड़ा उसमें रेत मिला करके गड्ढे की भराई करें। गड्ढे को हमेशा कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा भरें, ताकि गड्ढा जब पहली वर्षा हो तो वह दब करके बिल्कुल भूमि के बराबर आ जाए, ताकि पौधे लगाने में हमें कोई असुविधा न हो। उसके बाद फिर बात आती, जब हमारा गड्ढा तैयार हो जाए तो हमें प्रजातियों के चुनाव और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए। जब प्रजातियों की चुनाव की बात आती है, यदि हम किसान भाई आम की बात करते हैं तो आम के लिए उत्तर भारत में पूरे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका यह प्रमुख प्रजातियां हैं। इसी प्रकार यदि हम अमरूद की बात करते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित, CISH G1, CISH G2 यह ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अधिक उत्पादन देती हैं। इसी प्रकार से पपीते की बात करते हैं तो उसमें ताइवान है, पूसा नन्हा है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं कटहल की, तो कटहल में हमें रुद्राक्षी अच्छी प्रजाति है। इसी तरह से लीची में यदि देखते हैं तो कलकतिया अच्छी प्रजाति है। इस तरह से अपने जो फल वृक्ष हैं, जिस प्रकार से जो जलवायु के अनुसार पौधे किसान भाई यदि चुनते हैं, तो उनको प्रजातियों का चुनाव करने में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह फल वृक्ष हैं। इनको यदि एक बार किसान लगाने में गलती कर दिया तो उसका आने वाले 20 सालों तक परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं और उनका जो प्रभाव है उत्पादन पे बहुत ही बुरा पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को प्रजाति का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतें। अच्छा होगा किसी न किसी उद्यानाचार्य से अवश्य संपर्क करें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों, यह वह समय है जबकि आपकी फसलों में कीट का प्रकोप हो सकता है। तो कीट का प्रबंधन किस तरह से करें, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ अरविंद सक्सेना जी, जो कि आज हमें समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों से खास तौर से टिकाऊ खेती और समन्वित कृषि प्रणाली, इन पे मैं यहाँ विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। आज वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में जितना भी हमारे पास संसाधन है उसका सुचारू रूप से आप लोग उपयोग करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हमारी लागत अत्यधिक ना हो। जितने भी खेती के आंतरिक बाहरी संसाधन हैं सबका सदुपयोग और सभी अच्छी तरह से संचालित हो, ताकि हमारी खेती में उत्पादन अत्यधिक बढ़े।
उत्पादन के साथ साथ टिकाऊपन की एक बात आती है, एक रूपता की एक बात आती है, स्थिरता की एक बात आती है। इन सब चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान रखें। जो मैंने खुद ने अनुभव करा है, मैं कुछ जिम्मेदारियां आपको देना चाहता हूं जो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देगी। जैसे मान लीजिए अभी खरीफ की तैयारी हम करने जा रहे हैं, आप लोगों के पास लगभग 3 किस्मों का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सोयाबीन में जैसे मान लीजिए जैस 335 है जो 110 दिन में पक जाती है, जैस 9305 है जो लगभग 95 दिन में पक जाती है, और एक किस्म है जैस 9560 जो लगभग 85 दिन में पक जाती है। देखिए, तीनों फसलों के दिन की अवधि का अंतर मात्र 10-10, 15-15 दिन का है। ये इसलिए नहीं रखा गया है कि आप बोएं और उत्पादन लें। इसमें यहीं पे आपकी समन्वित प्रणाली की बात आती है। जैसे मान लीजिए 9560 आप बोएंगे, 9305 किस्म को आप बोएंगे, जैस 335 को बोएंगे, तो इन सब के कटाई का समय थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए बारिश की स्थिति आपकी सितंबर के माह में बनती है, तो जो एकदम से हमारा नुकसान होता है वो नुकसान नहीं हो पाएगा अगर आपने, क्योंकि ये फसल विविधीकरण के साथ साथ किस्म विविधीकरण की बात मैं कर रहा हूँ, और ये जब तकनीकियाँ हम अपनाना शुरू कर देंगे तभी हमारा टिकाऊपन निश्चित रूप से आएगा, एक स्थिरता आएगी, हमारे उत्पादकता में तकनीकियों का समावेश होना शुरू होगा। क्यों? मैं ये चाहूँगा कि किसान भाई कम से कम 3-3, 4-4 आपस में मिल के एक अपने लगभग गांव का एक आकलन तो रखें अपने पास कि कौन कौन सी तकनीकी हमने अपनाई, कौन सी तकनीकी लाभान्वित सिद्ध हुई। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कोई आप खाद का उपयोग करते हैं, कोई आप उर्वरक का उपयोग करते हैं, या आप कोई कीटनाशक का उर्वरक करते हैं, तो ये तो ज्ञात होना चाहिए लगभग हमको कि इसका वास्तव में हमको परिणाम अच्छे मिले। उसको आप आकलन कर लें। जैसे किस्म है, मान लीजिए अभी गेहूं का समय निकला है, अभी आप चाहें तो अभी इसी तत्काल इस समय आप अपने गांव में इतना सा आप जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करें कि वास्तव में हमारे गांव में गेहूं की कौन कौन सी किस्में किसानों द्वारा लगाई थी, और निश्चित रूप से कौन सी किस्म ने वास्तव में अच्छे परिणाम दिए। ये मैं बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप अगले साल फिर रबी में क्या कहेंगे कि सर कौन सी किस्म बोएं या कौन सी किस्म लें, वो भटकाव की स्थिति ना निर्मित हो। इसलिए आप खुद अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र का, हर इस जगह का थोड़ा सा तकनीकी का संचालन करने में अलग अलग परिणाम आते हैं। यहाँ मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इन गाँवों में जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, थोड़े से पढ़े लिखे भी युवा इसमें आगे आ सकते हैं, और उसको वो एक रजिस्टर या पंजी पे पंजीबद्ध करके ये आकलन कर लेंगे, तो आप देखना कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक टिकाऊपन का वातावरण बनेगा, एक स्थिरता का वातावरण बनेगा। अभी वर्तमान में जैसे जल धारण क्षमता का है, पानी की बचत की बात आती है, भूमि का सदुपयोग का बात आती है, ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेंगी। क्यों करना पड़ेंगी? क्योंकि मान लीजिए पानी, अभी बारिश आती है, पानी अपनी रफ्तार से गिरता है और बह के चला जाता है, साथ में हमारे पोषक तत्वों को भी ले जाता है। लेकिन इन सबको आज तक हम ये चर्चाओं में रखते हैं। कई किसान भाइयों ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं, पानी को रोका भी है, तालाब निर्माण भी करे हैं, मेड़ें बढ़ाई हैं। इससे आपने देखा होगा निश्चित रूप से एक पानी का ठहराव हुआ। पानी का ठहराव होने के साथ साथ पानी का भराव होता है और जल धारण क्षमता बढ़ती है। सोयाबीन का जब आप लोग लगाने जाएंगे उसके पहले आप बीज को चाहेंगे कि परीक्षण कर लें। पहले की बात अलग थी, मैं यहाँ किसी पे दोष देने की बात नहीं करूँगा। आज हम स्वावलंबन हो गए हैं, बीज भी काफ़ी अच्छी मात्राओं में आप लोगों के प्रयास से उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से आप अंकुरण परीक्षण कर आसानी से आप बीज को बदल के बीज का चयन कर, बीज विविधीकरण अपना कर, किस्म विविधीकरण अपना कर आप निश्चित रूप से फ़ायदा लें। मैं किसान भाइयों से आज आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों को खेती अच्छी होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, उत्पादन एक निश्चित मात्रा से अत्यधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, पुनः एक बार धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट।
आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपके पत्रों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो इसी के साथ मुझे निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।